Assalamu alaikum students, welcome to Merit online classes. So today is our topic is DNA replication. So students अपनी books जो हैं वो open कर लें. book का है पेज नंबर 28 एंड इस पेज नंबर पे आपके पास जो टॉपिक है वो DNA replication है. अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो replication को देखा जाए. replication क्या होता है? replication का मतलब है duplication. इसके लिए हम सेकेंड वर्ड यूज़ करते हैं duplication. ठीक है, तो डीएनए क्या है? डीएनए हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी टू टाइप्स होती हैं, आरएनए एंड डीएनए. ठीक है, तो डीएनए इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारा डीएनए है. अब डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए की इसके अपने जैसे ही डुप्लीकेट कॉपी बनाना. ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब है डुप्लीकेशन. जिस तरह आपके पास एक ओरिजिनल कोई पेपर होगा उसकी आप अपनी कॉपी बनाते हैं, किसी भी फोटो कॉपीज़ के थ्रू फोटो कॉपी करवाते हैं, इसी तरह एक ओरिजिनल डीएनए आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. उसमें एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उस डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेट कॉपी बनती है. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो डीएनए है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका फंक्शन ये होता है क्योंकि ये हेरिडिटरी मटेरियल है तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स किसको कहते हैं? जिस तरह आपका आई कलर है, आई शेप है, स्किन कलर है, हेयर्स हैं, ये सारे के सारे आपके बेसिकली कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो आपके पेरेंट्स से जो आपके में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं. नेक्स्ट जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन यही कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें डीएनए को रेप्लिकेट करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि डीएनए में नेचुरली ये प्रोसेस है कि वो नेचुरली इटसेल्फ अपने आप को वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है. तो डीएनए की डुप्लीकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, अब एक सेल है उसने ग्रो करना है, ग्रो करने के बाद वो सेल डिवाइड होगा. ठीक है, तो जब एक सेल दो में कन्वर्ट होते हैं तो उसके लिए डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनना ज़रूरी है. क्योंकि जब न्यू सेल बनेगा, एक ओल्ड सेल से एक न्यू सेल बन रहा है, तो उस न्यू सेल के अंदर उस जो ओल्ड सेल के अंदर डीएनए कंप्लीट डीएनए जाना ज़रूरी है. तो अब अगर हमारे पास सेल डिवाइड होता है, हम उसको और डीएनए डुप्लीकेट ना हो और डीएनए हाफ ऑफ डिवाइड हो तो दोनों सेल्स के अंदर हाफ अमाउंट डीएनए की जाएगी और हाफ कैरेक्टर्स एक सेल के पास होंगे, हाफ कैरेक्टर्स दूसरे सेल के पास होंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि फिर फर्दर आप जनरेशन में ये कैरेक्टर्स को इसी तरह कंटिन्यू नहीं रख सकते. तो कैरेक्टर्स को इसी तरह कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका डीएनए डुप्लीकेट हो. एक ही सेल के अंदर दो डीएनए, मतलब एक डीएनए अपने ही जैसी दूसरी डीएनए की कॉपी बनाए, फिर वो कॉपी जो है फर्दर जब सेल डिवाइड हो तो एक ओल्ड कॉपी जो है वो एक डीएनए के पास हो और जो न्यू कॉपी बनी है वो दूसरे सेल के पास जो है वो चली जाए. इस तरह से इक्वली कैरेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग ऑल पार्ट्स. अब आपकी बॉडी, आपके हेड, ठीक है, हेड से लेकर टो तक आपके जितने भी सेल हैं, आप कोई भी सेल पिक कर लें, हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो सेम है. वो इसी वजह से सेम है कि डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है. सेल्फ रेप्लिकेशन की वजह से हर एक सेल के पास जो है वो सेम अमाउंट डीएनए की जाती है. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं इन्वॉल्व हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होने ज़रूरी हैं. सबसे जो पहला स्टेप है वो है अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. आपने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा. ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, डबल हेलिकल का मतलब ये है कि आप यहाँ पर इस डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अराउंड स्पाइरल कॉइलिंग, एक दूसरे के अराउंड कॉइल हुए हुए हैं. ठीक है, तो अब डीएनए की रेप्लिकेशन होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर जो है वो बने हमारे पास एक न्यू स्ट्रैंड बने. एक और ओल्डर स्ट्रैंड होगा और एक न्यू. तो न्यू स्ट्रैंड बनने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो अनवाइंडिंग है. अनवाइंडिंग का मतलब है कि डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो 2 हेलिक्स बने हुए हैं, ठीक है, इन दोनों को अनवाइंड होना है, सेपरेट होना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आना है ताकि इसके ऊपर रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो सके. डीएनए का स्ट्रक्चर सिंपली आप देख लें कि जो डीएनए होता है उसकी जो बैकबोन होती है, उस बैकबोन के ऊपर में क्या राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और इनसाइड जो है नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं. नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन. ठीक है, और हमेशा जो है नाइट्रोजनस बेसेस एक दूसरे के साथ पेयर बनाती हैं. एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद थायमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनिन. ठीक है, अब ये जो पेयरिंग होती है ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम बॉन्डिंग कहते हैं. बॉन्डिंग की वजह से
एडेनिन हमेशा थायमीन के सामने बॉन्ड करता है, और ये जो बॉन्ड होता है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये वीकर बॉन्ड होता है, इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो दोनों जो इसके स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो अनवाइंडिंग हुई है, अब दो स्ट्रैंड से डीएनए के दोनों खुल गए हैं, दोनों स्ट्रेट हो गए हैं। अब एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे। टेम्पलेट एक्ट का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड के सामने भी न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसके सामने भी न्यू स्ट्रैंड बनना। तो वो स्ट्रैंड जिसके सामने न्यू स्ट्रैंड बनता है उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो डीएनए के दोनों धागों के सामने न्यू स्ट्रैंड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो अनवाइंड होते हैं, उसके बाद दोनों स्ट्रैंड्स एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं, और दोनों के सामने जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स वन बाय वन आके अटैच होते जाते हैं और एक न्यू स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। जब एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है उसके बाद क्या है कि थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बने थे ये आपस में कॉइल कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लें कि आपको इस डायग्राम में भी शो होगा कि प्रीवियसली एक डीएनए था, जब उसके सामने टू न्यू स्ट्रैंड्स बने, दो स्ट्रैंड्स ओल्डर थे, दो न्यू स्ट्रैंड्स बने हैं, तो टोटल 4 स्ट्रैंड हुए, और हर एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो इसका मतलब है 2 स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल करेंगे और 2 स्ट्रैंड्स आपस में, तो टोटल 2 डीएनएस बन जाएंगे। एक डीएनए ओल्डर सेल में रहेगा और एक डीएनए न्यू सेल के अंदर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपका डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अनजिपिंग होगी, अनजिपिंग के बाद न्यू स्ट्रैंड्स बनेगी, 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच होंगे इसके साथ, और उसके बाद 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड्स के अटैच होने के साथ साथ फिर ये आपस में दोबारा से कंप्लीट एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। उसके बाद इनमें आपस में कॉइलिंग दोबारा से स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल करेंगे और 2 न्यू स्ट्रैंड्स डीएनए के। अब जो 2 न्यू डीएनएस बने हैं उसमें से एक स्ट्रैंड ओल्डर स्ट्रैंड है जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, और एक स्ट्रैंड जो है वो न्यू स्ट्रैंड होता है जिसको हम डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। तो हर रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनएस बनते हैं उसमें एक ओल्डर स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। अब ये डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स का रिलेशन क्या है? सबसे पहले डीएनए को देख लेते हैं। आपको मैंने प्रीवियस भी एक्सप्लेन कर लिया है। डीएनए जो है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है। इस हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है विरासती मादा, जो कि आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती है, इसलिए हम इसको हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। उसके बाद जीन का देखा जाए तो जीन क्या है? जीन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आप यूँ समझ लें कि डीएनए एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। उस मॉलिक्यूल के अंदर स्मॉलर यूनिट हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, उन स्ट्रक्चरल यूनिट्स को जीन्स कहा जाता है। हर एक जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल है, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल किस से मिलकर बना है? जीन्स से मिलकर बना हुआ है। हर एक जीन्स एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए। आपका आई कलर अगर ब्राउन है तो उसके पीछे एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। आपका स्किन अच्छा, तो जो डीएनए है, सॉरी, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के में 2 चीज़ें प्रेजेंट है, एक डीएनए और एक प्रोटीन। प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये किस तरह से होता है? बेसिकली आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह आप बॉल के ऊपर डोर लपेट रहे होते हैं काइट उड़ाने के लिए, इसी तरह से आपका जो क्रोमोसोम होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अराउंड जो डीएनए है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड लिपटे हुए होते हैं। इसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है इसको हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है कि इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। अब जीन्स की अगर बात करें तो डीएनए के फर्दर स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, जिनको जीन्स कहा जाता है। हर एक जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम मल्टी जीनिक कहते हैं, कि मतलब एक कैरेक्टर के लिए 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिस तरह आपका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप A B O3 आपके पास ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए उसके जो जीन्स हैं वो भी 3 डिफरेंट जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन आपने ये याद रखना है कि एक इंसान की, क्योंकि हम जो हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो एक
एक इंसान के अंदर हमेशा जो है वो किसी भी जीन के 2 ही पेयर्स ही होंगे, 2 से ज़्यादा पेयर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे ये जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से जो है वो कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, तो जो जीन होता है वो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। आप इस डायग्राम में देखें कि हमारे पास एक कंप्लीट डीएनए है। अब उस एक डीएनए में मिलियंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट जीन्स के डीएनए के अंदर मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट। आप यूँ समझ लें जिस तरह के आपके पास एक दीवार है, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब ये दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है, तो वो ईंट उस दीवार का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी तरह एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल है और वो स्मॉलर सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और उन सेगमेंट्स को जीन्स कहा जाता है, ठीक है। और जीन्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसको लोकस कहा जाता है। जहाँ पर जिस जगह पर जीन प्रेजेंट होता है उसको लोकस कहा जाता है। और जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जीन पेयर में क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो जीन एक कैरेक्टर के लिए जीन इनहेरिट करते हैं, वो एक जीन हम अपने फादर से इनहेरिट करते हैं और एक जीन हम अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं। दैट्स वाई जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर। आपकी अगर आइज कलर जो है वो ब्लैक है, अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें तो अगर दोनों पेरेंट्स के आई कलर ब्लैक हैं तो इट्स मीन कि दोनों जीन्स आपके पास जो आए थे वो ब्लैक कलर आई के आए थे। दैट्स वाई आपकी आई का कलर भी ब्लैक आया है। लेकिन अगर आपके एक पेरेंट का आई कलर ब्राउन है और एक पेरेंट का आई कलर ब्लैक है और आपका जो आई कलर आया है वो ब्राउन आया है, इट्स मीन्स कि जीन्स तो दोनों आए थे। आपके फादर से जो जीन आया था वो ब्लैक कलर डाई का आया था और आपकी मदर से जो जीन आया था वो ब्राउन कलर डाई का आया था। लेकिन आप में ब्राउन कलर आई इसलिए हुआ है क्योंकि आपके जो फादर वाला जीन था वो डोमिनेंट नहीं था, वो रिसेसिव था। रिसेसिव का मतलब ये होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, वो अपना एक्सप्रेशन छुपा लेता है, वो शो नहीं कर पाता अपना कैरेक्टर। और दूसरा जो जीन, जो डोमिनेंट जीन होता है, वो अपना कैरेक्टर शो करता है। तो आपकी मदर से जो जीन आया था वो डोमिनेंट था, उसने अपना कैरेक्टर शो किया। दैट्स वाई आपका आई कलर जो है वो आपकी मदर जैसा आया है और आपके फादर का जो कैरेक्टर था वो हाइड हो गया है, ठीक है। तो जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं। जीन्स दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो सकता है। और हमेशा कैरेक्टर वही वाला शो होगा जो डोमिनेंट वाला होगा, ठीक है। अगर पेयर में जीन है और उसमें से एक रिसेसिव आ गया है, एक डोमिनेंट, तो रिसेसिव वाला हाइड हो जाता है। हमेशा हमेशा कैरेक्टर डोमिनेंट वाला शो होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कलर्ड बॉडीज़ होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हर क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से मिलकर बना होता है और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आप यूँ समझ लें कि अब हम इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम का हम स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। मतलब प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन आप यूँ समझ लें बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके पास बॉल और उसके ऊपर आप धागा लपेट देते हैं, ठीक है, जिस तरह डोर